Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Rashar Ali Sheikh and welcome to all of you students. FIKR ऑनलाइन सेशंस फॉर MDCAT ECAT के स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली ये बायोलॉजी का लेक्चर्स मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये MDCAT का लेक्चर है और बायोमोलिक्यूल्स के टॉपिक्स हमने कंटिन्यू किए हैं और लास्ट टॉपिक्स में आप लोगों ने जहाँ तक पढ़ा अब हम उसके आगे जो है वो बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन क्या है स्टूडेंट, हम लोगों ने जब लास्ट टाइम जब हमने लेक्चर लिया था, आप लोगों ने लेक्चर सुना होगा, तो उसके अंदर आप लोगों ने माइक्रो मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, मोनोमर्स क्या है, पॉलीमर्स क्या है, मैंने वहाँ पर डिफाइन किया था आपको। तो उस वक्त मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स के प्रोटीन जो है वो आपके पास एक मैक्रोमर या फिर एक माइक्रो मॉलिक्यूल है जो कि छोटे छोटे से आपके पास मोनोमर्स से मिलकर के बनता है एंड दैट मोनोमर्स आर एक्चुअली कॉल्ड एज द अमाइनो एसिड्स। तो यहाँ पर हमने वही कहा है कि दी आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन क्या स्टूडेंट्स आपके पास याद रखिएगा आप, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ अमाइनो एसिड या फिर मैक्रोमर ऑफ अमाइनो एसिड। अगर पूछा जाए तो आपने क्या कहना है, दे आर द प्रोटीन एक्चुअली। Specific amino acids linked together in a definite manner to perform a particular function. Body में there are a lot of the functions that are going on due to the protein. ठीक है, यानी कि एक specific protein की sequence तैयार होगी। specific protein की sequence तैयार होना आपके पास इस बात की निशानदेही करता है कि अब आपके पास जो है ये वाला function जो है वो perform होना है। आगे चल करके स्टूडेंट जो हम न्यू लेक्चर्स और नेक्स्ट जो आपके पास फर्दर टॉपिक्स है जब हम पढ़ेंगे तो इस बात को देखेंगे कि कैसे कोई भी जब फंक्शन बॉडी में परफॉर्म हो रहा होता है तो प्रोटीन किस तरह से सिंथेसाइज होती है। ठीक है, आप लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाली बात पढ़ी है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाला कॉन्सेप्ट आप लोग जब यहाँ पर फॉलो करेंगे इस बात को समझने के लिए कि आपके पास जो है वो मुख्तलिफ प्रोटीन की डिफरेंट सीक्वेंस इस बात को बताती है कि अभी ये वाला फंक्शन हो रहा है, अभी ये वाला फंक्शन हो रहा है। तो वो वाला जब टॉपिक हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का, तब इस पॉइंट की मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन वो मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूंगा। बस अभी आपने फिलहाल ये याद रखना है कि स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जब बॉडी में सिंथेसाइज हो रही होती है, आपके पास अमाइनो एसिड्स की मदद से प्रोटीन बन रही है, तो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में जब अमाइनो एसिड्स लग गए, जैसे फॉर एग्जांपल 10 अमाइनो एसिड्स लग गए, तो 10 अमाइनो एसिड्स जब लगने के बाद कोई प्रोटीन बन रही है आपके पास, तो उस वक्त कोई और फंक्शन होगा। कब किसके लिहाज से, जब अगर फॉर एग्जांपल किसी कंडीशन में 30 अमाइनो एसिड्स ने मिल करके कोई प्रोटीन बनाई है, तो उस वक्त जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा होगा स्टूडेंट, तो वो देयर वुड बी द क्वाइट डिफरेंट फंक्शन दैट वाज टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। ठीक है, इट इज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी फाउंड इन द सेल। स्टूडेंट इस बात को भी आपने याद रखना है कि प्रोटीन जो है वो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर की जाती है जो कि आपके सेल्स के अंदर पाई जा रही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद इट इज, अब ये बात मैंने क्यों कही, इसलिए कही बिकॉज इट कंप्राइजेस ओवर 50% ऑफ देयर टोटल ड्राई वेट ऑफ द सेल। अच्छा डिफरेंट बुक्स के अंदर जो कि नेशनल MDCAT के लिए हमने फॉलो की बात में आप लोगों को पहले भी पता है, दीज आर एक्चुअली द प्रोडक्टिव लेक्चर्स दैट हैज बीन अरेंज्ड फ्रॉम ऑल ओवर द टेक्स्ट बुक्स एंड ऑल ओवर द बोर्ड सिलेबस दैट आर गोइंग टू फॉलो इन ओवरऑल पाकिस्तान। ठीक है, आपके डिफरेंट बुक्स हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में फॉलो की जा रही है, उन तमाम बुक्स का निचोड़, उन तमाम बुक्स से निकाल कर एक प्रोडक्टिव लेक्चर आप लोगों के लिए स्टूडेंट तैयार किया गया जिसमें आप लोग जो नेशनल MDCAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और ये फिकर ऑनलाइन सेशंस का आप लोगों के लिए बेनिफिट है कि हम कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे कि आप जाएं फेडरल पढ़ें, ये पढ़ें वो पढ़ें। ठीक है, आप लोगों को जो भी प्रोवाइड किया जाएगा वो हम खुद ही आपको यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट क्या है, इट कंप्राइजेस ओवर 50% ऑफ देयर टोटल ड्राई वेट ऑफ द सेल। कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है इट कंप्राइजेस अबाउट टू, यानी तकरीबन 50%, कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है लिटिल बिट मोर देन 50% और कुछ बुक्स में अबाउट 50% लिखा हुआ है। तो अगर स्टूडेंट आपके पास जो है वो 70 और 80% लिखा हुआ है तो बात गलत हो जाएगी, 40-30% लिखा हुआ आ जाए तो बात गलत हो जाएगी। हाँ, कभी अगर 49% लिखा हुआ आ जाए या 51% लिखा हुआ आ जाए तो आपने उस पर क्लिक कर देना है, लेकिन आपको गौर से देखना यह है कि वहां पर 50% नहीं होना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई आपकी बॉडी के अंदर ड्राई वेट जो होता है सेल्स का, उसमें प्रोटीन कितने % पाई जाती है, ठीक है, तो अगर वहां पर सिर्फ 49 का ऑप्शन हो, 50 नहीं है तो 49 पे क्लिक कर दीजिएगा। 51 का ऑप्शन है, 52 का ऑप्शन है, 50 नहीं है तो उस पे क्लिक कर दीजिएगा। जबकि अगर 50 मौजूद है और 41 भी 50 मौजूद है, 49 भी है और 51 भी है, तो आपने सिर्फ 50 पर क्लिक करना है। ठीक है, they are present in all the types of the cells and in most of the parts of the body। जितने भी आपके पास
सेल्स हैं बॉडी के अंदर, डिफरेंट कैटेगरीज के जो सेल्स हैं, तमाम सेल्स के अंदर आपके पास स्टूडेंट प्रोटीन जो होती है वो मौजूद होती है। एंड इन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडीज के अंदर आपके पास जितने भी सेल्स हैं ऑब्वियसली उनके अंदर मौजूद है, तो सेल से मिलकर के ही बॉडी के पार्ट्स बनते हैं, तो वहां पर भी आपके पास प्रोटीन जो होगी स्टूडेंट वो मौजूद होगी। इट इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग, अब ये बता रहे हैं आपको कि प्रोटीन में क्या क्या चीज़ मौजूद होती है। नंबर 1, प्रोटीन के अंदर बेटा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो उसमें कार्बन जरूर मौजूद होगा, तो प्रोटीन में भी कार्बन मौजूद है। सेकंड एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट ओवर हियर दैट इज हाइड्रोजन, और इसके अलावा ऑक्सीजन, इसके अलावा नाइट्रोजन जो है स्टूडेंट आपके पास मौजूद है। तो याद रखिएगा, ये पास्ट ईयर्स के एमसीक्यूज में आ भी चुका है कि प्रोटीन में कौन कौन से एलिमेंट शामिल है। देयर इज कार्बन, देयर इज हाइड्रोजन, देयर इज ऑक्सीजन एंड द नाइट्रोजन, ठीक है, as elements, but sometimes they contain phosphorus and sulfur also या as well। देखिए अब जिन आपके पास बेटा अमाइनो एसिड से मिल करके क्या बन रही है, प्रोटीन बन रही है। अमाइनो एसिड्स इस टॉपिक के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा उसमें आप अमाइनो एसिड्स पढ़ेंगे। तो अमाइनो एसिड जो स्टूडेंट आपके पास होते हैं, कुछ होते हैं मेन एलिमेंट जिनमें नाइट्रोजन मौजूद होता है, कुछ सल्फर कंटेनिंग भी होते हैं और कुछ फॉस्फोरस कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स भी आपके पास मौजूद होते हैं, यानी जिनमें सल्फर और फॉस्फोरस मौजूद हो। तो अगर सल्फर या फॉस्फोरस कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बना रहे हैं तो ऑब्वियसली जो आपके पास प्रोटीन है उसमें फॉस्फोरस भी शामिल है और सल्फर भी आपके पास मौजूद है। तो याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो तो वो प्रोटीन कहलाएगा। इसके अलावा 2 और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, फॉस्फोरस और सल्फर। और अगर पूछ लिया जाए कि अमाइनो एसिड्स फॉस्फोरस और सल्फर कंटेनिंग है तो ये कैसे बने, तो याद रखिएगा इन अमाइनो एसिड्स के अंदर अगर कोई आपके पास प्रोटीन है जिसमें फॉस्फोरस है तो इट मींस के फॉस्फोरस कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स जरूर यहां पर मौजूद रहे होंगे, जिनके मिलने से जो प्रोटीन बनी है उसमें फॉस्फोरस आया है, कहीं और से फॉस्फोरस नहीं आता। इसी तरह से अगर सल्फर कंटेनिंग कोई आपके पास अमाइनो एसिड है, इसका सल्फर कंटेनिंग अगर कोई प्रोटीन है तो इट मींस के इसका सल्फर कहां से आया, सल्फर आपके पास स्टूडेंट अमाइनो एसिड से ही आया है, ठीक है। Mainly the amino acids contain nitrogen, that's why they are usually called the nitrogenous compound। अगर फॉर एग्जाम्पल इस दुनिया में 100 आपके पास क्या मौजूद है स्टूडेंट, प्रोटीन मौजूद है, तो 100 ऑफ द प्रोटीन आपके पास जिन अमाइनो एसिड से मिलकर के बनी है तो उसमें 99% जो होगा ना, जो आपके पास प्रोटीन है उसमें नाइट्रोजन जरूर मौजूद होता है, ठीक है। क्या कहा मैंने कि इस दुनिया में जितनी भी प्रोटीन है उसमें उसको अगर आप 100% मान लें तो अबाउट 99% प्रोटीन दुनिया में जितनी भी आपके पास होगी उसमें नाइट्रोजन जरूर मौजूद होगा। तो इसीलिए हम प्रोटीन को नाइट्रोजनस कंपाउंड भी कहते हैं। स्टूडेंट ये पॉइंट्स याद रखें कि किस बेसिस पर हम क्या कहते हैं, एमसीक्यू बनता इन्हीं बेसिस पर है कि अगर एमसीक्यू इस तरह का बन सकता है, अमाइनो एसिड्स कंटेन नाइट्रोजन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड व्हाट, दे आर कॉल्ड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, दे आर कॉल्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, दे आर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, दे आर नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो आपने याद रखना है कि दे आर कॉल्ड नाइट्रोजनस कंपाउंड। या अगर ये पूछ लिया जाए व्हाई द proteins are called the nitrogenous compound, because in most of the protein that are formed by the amino acids that contain nitrogen, यानी कि most of the protein जिनके अंदर अमाइनो एसिड्स जो मौजूद हैं तो अमाइनो एसिड्स में नाइट्रोजन मौजूद रहा होगा। आगे प्रोसीड करते हैं। तो स्टूडेंट फंक्शंस ऑफ प्रोटीन आपके पास स्टार्ट है। तो पहला फंक्शन क्या है, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द टिश्यूज। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी आपको ऑर्गन्स नजर आ रहे हैं वो ऑर्गन्स टिश्यूज से मिलकर के बने हैं, और टिश्यूज को बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा अहम चीज है स्टूडेंट वो आपने याद रखना है, प्रोटीन होती है। कॉमन पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक द हेयर्स, अच्छा ये हेयर नहीं होगा, हेयर होगा HAIR, बाल, ठीक है, आपके हेयर फॉलिकल्स यानी हेयर, ठीक है। स्किन, नेल्स एंड द फीदर्स और ऑल्सो प्रोटीनेशियस इन नेचर। आपके जो कॉमन पार्ट्स है ना बॉडी के, जैसे कि आपके पास हेयर है, स्किन है, नेल्स हैं, जो फीदर्स हैं, ठीक है, जो एनिमल्स हैं जिनके पास पर हैं, फीदर्स हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होता है स्टूडेंट, प्रोटीनेशियस इन नेचर होता है, प्रोटीन का मिलकर के प्रोटीन से बनता है। ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर एंड इन दिस वे दे कंट्रोल द होल मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल। आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि मेटाबॉलिज्म में कैसे रोल प्ले करता है प्रोटीन, इसलिए रोल प्ले करता है बिकॉज मेटाबॉलिज्म कराने के लिए हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कैटाबॉलिज्म इज हाईली अंडर कंट्रोल्ड बाय द एंजाइम्स एंड द एनर्जी। तो
एंड डिफरेंट थिंग्स। तो मेनली तौर पे एंजाइम की मौजूदगी में ही आपके पास मेटाबॉलिज्म होता है, चाहे कैटाबॉलिज्म हो चाहे एनाबॉलिज्म। तो एंजाइम की मौजूदगी के अंदर जो स्टूडेंट मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर प्रोसीड हो रहा होता है। और एंजाइम किससे मिलकर के बनता है? प्रोटीन से मिलकर के बनता है। तो प्रोटीन एंजाइम को बना रहा है और एंजाइम से मेटाबॉलिज्म चल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन की ही मदद से असल में जब वो एंजाइम के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, तो चूंकि आपके पास वो मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि एंजाइम जो है वो प्रोटीनेशियस इन नेचर है। तो इट मींस के प्रोटीन इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो गई। तो अगर हमारी बॉडी से प्रोटीन निकल जाए तो एंजाइम नहीं होगा, एंजाइम नहीं होगा तो बॉडी के मेटाबॉलिज्म भी नहीं चल पाएंगे। They are also helps to form the hormones of the body. In this way they regulate the metabolic processes as well. They are also help to form the hormones of the body. इस तरह आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं जो कि एक किसी साइट पे प्रोड्यूस होकर किसी दूसरी जगह पर अपने साइट ऑफ द एक्शन पर जा करके डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करवाते हैं। तो ये हार्मोन्स भी क्या होते हैं स्टूडेंट्स आपके पास, जो कि रेगुलेट करते हैं डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस को बॉडी के अंदर। ये भी किससे मिलकर के बनते हैं? ये भी आपके पास जो है वो प्रोटीन से मिलकर के बनते हैं, ठीक है। नंबर 5 फंक्शन क्या है? सम प्रोटीन्स लाइक दैट हीमोग्लोबिन वर्क एज अ कैरियर एंड ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक सब्सटेंस सच एज ऑक्सीजन, लिपिड्स, मेटल्स, आयन। कुछ प्रोटीन जो है जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हीमोग्लोबिन की भी एग्जांपल दी गई है। इसके अलावा और भी प्रोटीन्स होती हैं जो कि ट्रांसपोर्ट फंक्शन करती हैं, जो कि कैरियर फंक्शन करती हैं, यानी कि कैरी करती हैं किसी एक सब्सटेंस को उठा के वहां से दूसरी जगह ले जाती हैं। ट्रांसपोर्ट कर देती है, यानी किसी एक सब्सटेंस को कहीं से उठाया उसको दूसरी जगह पर ले जाके रख दिया, उसको दूसरी जगह पर पहुंचा दिया। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्टिंग एज कैरियर और वर्किंग एज ट्रांसपोर्ट। तो प्रोटीन जो होती है वो ट्रांसपोर्ट के भी तौर पर, जैसे कि आपके पास हीमोग्लोबिन भी है, कैरियर के तौर पर भी काम आता है, ठीक है। और कैरी किसको करता है? जैसे ऑक्सीजन को कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, लिपिड्स को कैरी करता है, मेटल आयंस को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो स्टूडेंट अब पॉइंट नंबर 6 क्या है? तो पॉइंट नंबर 6 ये है, देखें ये जो प्रोटीन की बात है ना स्टूडेंट, ये प्रोटीन जो है अब इसका रोल कैसे ये लिपिड को कैरी कर रहा है, कैसे मेटल आयंस जो है वो लेकर के जा रहा है। तो मेम्ब्रेन के ऊपर ये प्रोटीन्स लगी होती है, ठीक है। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोग सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ के आए, सोडियम गेटेड चैनल्स, लाइगेंड गेटेड चैनल्स हो गए, ठीक है। तो आपके पास प्रोटीन गेटेड चैनल्स हैं, ठीक है, और जो सोडियम गेटेड चैनल्स है या हाइड्रोजन पोटेशियम गेटेड चैनल्स एंड सो ऑन। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें स्टूडेंट ये सारी आपके पास प्रोटीन से ही मिलकर के बनती हैं। तो उन जगह से मेटल आयन जो होता है वो चला जाता है, तो ट्रांसपोर्टर के भी तौर पे ये काम कर रहे हैं। अच्छा, कुछ अपने सरफेस पर जो है वो कुछ सब्सटेंसेस को बाइंड करती हैं, यानी कुछ प्रोटीन है जो कि अपने सरफेस पर डिफरेंट सब्सटेंस को बाइंड करती हैं और बाइंड करने के बाद उनको जिस जगह पर जाना है वहां ले जाकर ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट का काम जो है वो परफॉर्म करती हैं कौन? प्रोटीन्स। सम प्रोटीन्स कॉल्ड एज एंटीबॉडीज दैट डिफेंड्स द बॉडीज अगेंस्ट द पैथोजेंस। बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म जो प्रोवाइड किया जाता है, एंटीबॉडीज जो आपके पास बॉडी के अंदर मौजूद हैं स्टूडेंट, वो भी क्या होती हैं? प्रोटीन से मिलकर के बनती हैं। तो प्रोटीन का रोल एंटीबॉडीज के भी तौर पर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन प्रिवेंट द लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी आफ्टर एन इंजरी। जो ब्लड क्लॉटिंग है ना, यानी कि ब्लड जो क्लॉट हो जाता है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है। ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन का काम क्या है? जैसे ही आपकी बॉडी में कोई इंजरी हुई, कोई कट लगा आपके हाथ में, आपके पैर में, कहीं पर भी आपकी बॉडी के देयर इज सर्टेन पार्ट जहाँ पर कट लग सकते हैं, तो उसमें से कहीं पर भी कट लगा और ब्लीडिंग आपकी जो है वो शुरू हो गई, तो अब क्या होगा कि ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग नहीं होती रहेगी। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने एक नेचुरली तौर पर ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन रखी है। तो वो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन क्या करती है स्टूडेंट? आपके पास जिस जगह पर कट लगा है वहां पर आकर के एक्यूमुलेट हो जाती है और एज अ रिजल्ट ब्लड जो ब्लीड हो रहा था वो बहना रुक जाता है, यानी ब्लीड होना रुक जाता है, ठीक है। तो इसलिए प्रोटीन का रोल यहाँ पर भी है। मूवमेंट ऑफ द ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिजम्स एंड मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ द सेल डिवीजन आर कॉज्ड बाय द प्रोटीन। तो देखें ऑर्गन लेवल पर जो मूवमेंट हो रही होती है, ये ऑर्गेनिज्म पूरा जो परफॉर्म कर रहा होता है अपनी मूवमेंट को, उसमें भी कौन रोल प्ले करता है? प्रोटीन प्ले करता है। इवन के जो क्रोमोसोम्स की मूवमेंट हो रही होती है एनाफेज के दौरान, यानी कि जो सेल के डिफरेंट फेज हैं, ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो जब क्रोमोसोम्स की मूवमेंट चल रही होती है एनाफेज के दौरान, तो स्टूडेंट ये भी किसकी वजह से परफॉर्म हो रही होती है? स्टूडेंट आपके पास ये भी प्रोटीन की वजह से ये काम होता है सेल की डिवीजन के दौरान, ठीक है। यानी मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एनाफेज के दौरान ये भी किसकी वजह से चल रहा है स्टूडेंट? ये भी आपके पास प्रोटीन की वजह से चल रहा है, कॉज बाय द प्रोटीन्स, ठीक है। अच्छा जी, अमाइनो एसिड्स, और ये लास्ट स्लाइड है। अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन वेरीज फ्रॉम अ फ्यू टू 3000 और इवन मोर इन डिफरेंट प्रोटीन। ये बड़ी काम की चीज़ है और स्टूडेंट आपने जहन में रखना है। अमाइनो एसिड्स इन द प्रोटीन वेरीज फ्रॉम, प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड की क्वांटिटी है वो वेरी करती है। फ्रॉम अ फ्यू, फ्यू का मकसद 20, 30, 40, 60, 80, 100, 200, 300, 1000, 1500,
अमाइनो एसिड्स मौजूद हो सकते हैं जिनसे प्रोटीन बनती है। तो देर आर अलॉट ऑफ द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द प्रोटीन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। क्यों कह रहा हूँ मैं? ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी कि बहुत सारी आपके पास डिफरेंट प्रोटीन्स मौजूद होती है जिनमें अमाइनो एसिड्स के नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो कुछ ऐसी प्रोटीन है जिसमें थोड़े से अमाइनो एसिड्स मौजूद है और मैक्सिमम आपको ऐसी भी प्रोटीन मिलती हैं जिनमें 3000 और इवन उससे भी ज़्यादा अमाइनो एसिड्स जो है वो मिल करके उस प्रोटीन को फॉर्म करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट कि आप लोगों को तमाम बातें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी और इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप लोगों को स्टूडेंट किसी भी किस्म की कोई परेशानी है, कोई कमेंट आप करना चाहते हैं, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं स्टूडेंट, तो आप यही कमेंट में पूछ सकते हैं। जहाँ लेक्चर आप देख रहे हैं गूगल क्लासरूम जो हमारा मैंने आप लोगों के हवाले करा है, ठीक है, आप वहाँ भी पूछ सकते हैं, या जो आपका ओपन ग्रुप है स्टूडेंट वहाँ पर भी कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ लेक्चर दोबारा मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ये कोई एक बुक से बनाया हुआ लेक्चर नहीं है। दिस इज एक्चुअली अ प्रोडक्टिव लेक्चर जो कि पूरे ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर मौजूद जितनी भी कोर्स की बुक्स हैं, जितनी भी अदर बुक्स हैं जो कि फॉलो की जा रही हैं नेशनल MDCAT के प्रिपरेशन के लिए, नेशनल MDCAT के प्रिपरेशन के लिए आपको जिन बुक्स को पढ़ना ज़रूरी होता है, तो अब हम आपको ये नहीं कह सकते कि आप जाएँ और ये तमाम बुक्स खरीदें। तो आपको रशर्स ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से जो फिकर प्रोग्राम है उसको लेने का फ़ायदा ही सबसे बड़ा ये है स्टूडेंट कि आपके जो पैसे हैं वो सबसे ज़्यादा सेव हो रहे हैं, ठीक है। आपको पूरा MCQ बैंक के लिए डिफरेंट बुक्स नहीं खरीदनी पड़ रही, आपको जो है अपनी बुक्स पढ़ने के लिए अलॉट ऑफ बुक्स नहीं खरीदनी पड़ रही। जो आपको लेक्चर दिया जा रहा है आपने वो सुनना है, आपको अपनी कोर्स की बुक पढ़नी है और अपनी कोर्स की बुक पढ़ने के साथ साथ आपको MCQ सॉल्व करने हैं। बस ये 3 काम करना है और बार बार रिविजन करते रहना है। आप ये 3 काम करें, इंशाल्लाह यकीन करें आपका एडमिशन ज़रूर पॉसिबल होगा। इंशाल्लाह आप अगले साल जरूर नेशनल MDCAT क्लियर करेंगे। जैसा कि ग्रुप पर मैं आप लोगों के साथ रिजल्ट्स शेयर भी कर रहा होता हूं कि देखिए हमारे ये स्टूडेंट का एडमिशन हो गया, ये स्टूडेंट का एडमिशन हो गया, ठीक है। तो आप लोग खुश भी हो रहे होते हैं देख करके, आप लोगों को भी अंदर एक स्पार्क जनरेट हो रहा होता है। बहुत जल्द मैं उन स्टूडेंट्स के साथ आप लोगों को एक मिंगल भी कराने वाला हूं। आप लोगों को ग्रुप्स के अंदर मैं उन स्टूडेंट्स जो कि मेरे एडमिशन ले चुके हैं उनके साथ मैं आप लोगों के ग्रुप्स के अंदर इंटरेक्शन करवाने वाला हूं। आप उनसे पूछिएगा कि उन्होंने कैसे पढ़ा, किस तरह से चीज़ें मैनेज की, वो भी आप लोगों के लिए जो है वो एक हेल्प साबित कर पाएंगे और इस तरह से इंशाल्लाह हमारा प्लेटफॉर्म और भी आगे आप लोगों की मदद से बढ़ पाएगा। एंड इन दी एंड स्टूडेंट आई विल सेट टू यू कि इन तमाम बातों को, इन तमाम चीज़ों को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, कुलीग्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो स्टूडेंट्स भी इन तमाम चीज़ों से महरूम ना रह पाएँ। ऑब्वियसली यू ऑल नो दैट कि देयर इज़ नो हिडन कॉस्ट फॉर द लेक्चर्स एंड फॉर द प्रैक्टिस मटीरियल्स, ठीक है, जो कि हमने आपको अभी देने हैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो है MCQ, तो उसकी कोई और फर्दर चार्जेस नहीं है। कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे सर टेस्ट का क्या सिस्टम है और प्रैक्टिस क्लासेस का क्या सिस्टम है। तो बेटा हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन ना टेस्ट के लिए आप लोगों से की है और ना ही आप लोगों के प्रैक्टिस क्लासेस जो कि अलग से लेक्चर जिसके होते हैं उसके लिए नहीं किया। उसकी अभी मैंने क्लासेस ना शुरू की और ना ही मैं टेस्ट सिस्टम अभी शुरू कर रहा हूँ। जब टेस्ट सिस्टम शुरू होगा तो उसके जो भी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट वगैरह जो भी होगा वो हमारी टीम डिसाइड करेगी। और आई होप कि आप लोगों को पता है कि अभी आप लोगों ने कॉस्ट इतना कम दिया हुआ है, ठीक है, और उस वक्त भी आप लोगों के कोर्स को देखते आपका कॉस्ट जो होगा वो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं अपनी टीम के साथ डिस्कस करके रिड्यूस रखवा रहा हूँ। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा भी लगा होगा क्योंकि स्क्रीन थोड़ी सी चेंज हो गई होगी और ब्लूइश लाइक और पीछे का वॉलपेपर काफ़ी प्यारा सा लग रहा है। तो उम्मीद है कि मज़ा ज़रूर आएगा। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्लास से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।